दोस्तों आज आप द नॉलेज में जानोगे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे इंटरेस्टिंग 3 सवालों के जवाबों को। एक, अगर किसी तरह लाइट स्पीड से ट्रैवल किया जाए तो हमें क्या क्या दिखेगा। 2, यूनिवर्स लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट कैसे फैल रहा है। और 3, हमारे सूरज का अंत कब, कैसे और क्यों होगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमारे सन के बारे में। नंबर 1, द एंड ऑफ द सन। हमारे सूरज और एंटायर सोलर सिस्टम का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था और अब से करीब 5 अरब साल बाद हमारे सूर्य का अंत हो जाएगा। दोस्तों, सूरज अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक बहुत विशाल तारा है। हमारी आकाशगंगा के 200 अरब से अधिक तारों में से एक तारा, और हमारा सूरज G2 कैटेगरी का तारा है जो हमारी गैलेक्सी के 10% तारों में से एक है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारा सूर्य हर सेकंड, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हर सेकंड अपने में से 6570 लाख टन हाइड्रोजन को 6530 लाख टन हीलियम में ट्रांसफर करता है। अब दोनों आंकड़ों के बीच का डिफरेंस मार्क कीजिए दोस्तों। यहाँ 40 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतर होता ही नहीं, बल्कि यह हीलियम की बजाय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यानी कि एनर्जी में। और ये ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाती है, जो ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमारी पृथ्वी पर भी पहुंचती है। ऐसे दोस्तों, सूरज हर सेकंड अपना पदार्थ घुमा रहा है, यानी अपना मास कम कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो दोस्तों, करीब 4.5 अरब सालों से चलती आ रही ये घटना अगले और 5 अरब साल तक चलती रहेगी। फिलहाल हमारा सूरज अपनी हाफ लाइफ और अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना मास खो देगा। उसके बाद सूरज के केंद्र भाग का पूरा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा और ऐसे सूरज के केंद्र का तापमान अपनी हद पार कर लेगा और वो धीरे धीरे फूलने लगेगा और सूरज जो अब है उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसे हम एक रेड जायंट स्टार कहते हैं। धीरे धीरे और करोड़ों साल बाद सूरज के अंदर अब हाइड्रोजन के बजाय सिर्फ हीलियम ही बचा होगा और ये हीलियम धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा और इसके बाद अंत में सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेगा। इस तरह हमारे सूरज को एक छोटे से वामन तारे का स्वरूप मिलेगा और इसके बाद ये छोटा वामन तारा भी अपने टेम्परेचर और बची कुची ऊर्जा को घुमा देगा और अंत में बुझकर एक काले कोयले के समान हो जाएगा और इस तरह हमारे सूरज का अंत हो जाएगा। और स्वाभाविक है कि उसके अंत के करोड़ों सालों पहले धरती और एंटायर सोलर सिस्टम का भी अंत हो चुका होगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब होने में भी अरबों साल लग जाएंगे। दोस्तों, प्रलय और निर्माण का ये सिलसिला ब्रह्मांड में उसके जन्म से लेकर अब तक लगातार चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और ऐसे सैकड़ों सोलर सिस्टम अब तक बने हैं और उनका अंत भी हो गया है और आगे भी बनते रहेंगे और यही ब्रह्मांड का सत्य है। नंबर 2, ट्रैवलिंग थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना हर इंसान का सपना होता है। लाइट एक सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर का अंतर काटती है, यानी सिर्फ एक सेकंड में यहाँ से चांद तक और दूसरी सेकंड में चांद से वापस यहाँ। और अगर इस स्पीड से चलने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर हमारी गैलेक्सी का ट्रैवल करने का मौका मिले तो क्या कहना। लेकिन दोस्तों, असल में स्पीड ऑफ लाइट या लाइट की स्पीड से करीबी स्पीड से भी अगर आप ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं तो चीजें बिल्कुल बदल जाती है। लाइट स्पीड से ट्रैवल करने की कल्पना तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन रियलिटी आपके सफर का मजा खराब कर सकती है। दरअसल दोस्तों, इस स्पीड से ट्रैवल करने पर ब्रह्मांड खुद एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा। हालांकि स्पेस में शून्य अवकाश है, लेकिन ये शून्य अवकाश में भी कई सारे तत्व और कई सारे सूक्ष्म पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लाइट की स्पीड ही इतनी फास्ट है कि इस स्पीड से ट्रैवल करने वाले के लिए हाइड्रोजन एक खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स बन जाता है और स्पेस में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स इतनी जोर से टकरा सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट सहित उसमें बैठे इंसानों के चीथड़े उड़ा सकते हैं। इसलिए लाइट स्पीड से यात्रा करना तो असंभव है ही, लेकिन उसके करीबी स्पीड से भी यात्रा करना बहुत ही डेंजरस होगा। लेकिन फिर भी चलिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि कोई इंसान किसी तरह लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसे यूनिवर्स में क्या क्या दिखेगा। तो फ्रेंड्स, जब कोई इंसान स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा करेगा तो पहले तो उसका विजन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि जितना हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं उससे थोड़ा चौड़ा दृश्य दिखेगा। उसके बाद उस इंसान को यह अनुभव होगा कि ब्रह्मांड उसकी नजरों से थोड़ा दूर जा रहा है और उसके बाद अचानक एक सफेद प्रकाश और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा, इवन टाइम भी उस इंसान या उस स्पेसक्राफ्ट के लिए रुक जाएगा।
और अगर दूर दर्राज के किसी ग्रह पे उस इंसान का स्पेसक्राफ्ट रुकने के लिए जैसे ही धीमा होगा, उसमें बैठा अवकाश यात्री ये महसूस करेगा कि उसे सब कुछ दिखने लगा है। यानी कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करने वाले अवकाश यात्री को सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही दिखेगा, लेकिन बीच में लाइट स्पीड से सफर करते वक्त अपनी यात्रा में आने वाली चीजें वो नहीं देख पाएगा। नंबर 3, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों, यूं तो ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड अल्टीमेट है और अब तक खोजा गया कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट इससे फास्ट गति नहीं कर सकता है, लेकिन खुद ब्रह्मांड पे ये नियम लागू नहीं होता। यूनिवर्स खुद प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति से फैल रहा है और ये बात हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप की सटीक गणना के कारण पता चली है। दोस्तों, सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग थियरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड आज से करीब 13.5 अरब साल पहले जन्मा था और अगर ब्रह्मांड प्रकाश की स्पीड से फैलता तो इसका फैलाव सिर्फ 13.5 अरब प्रकाश वर्ष तक ही हुआ होता, लेकिन आज ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये बात ये साबित तो करती है कि ब्रह्मांड प्रकाश की स्पीड से ज्यादा गति से फैल रहा है, लेकिन आखिर कैसे? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रह्मांड को इतनी गति प्रदान करने वाला बल है द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। दरअसल ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, जो ग्रह, तारे, निहारिकाएं, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर, ये सारी की सारी भौतिक चीजें सिर्फ 5% ही है और बाकी के संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि 95% यूनिवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही मौजूद है। ये डार्क मैटर ही है जो इतनी ग्रेविटी पैदा करता है कि आकाशगंगा के सभी सितारे और ग्रह एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इसकी ग्रेविटी के कारण वह इधर उधर नहीं बिखरते। ये डार्क मैटर ना तो रोशनी को जज्ब करता है और ना ही उसको रिफ्लेक्ट करता है। दरअसल यह अणु और परमाणुओं से ना बना होकर बहुत ही जटिल और अज्ञात कणों से बना है, जिसके बारे में हमें अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है। कुल मिलाकर आप ये मान लो कि ये डार्क मैटर ब्रह्मांड के पिंडों को आपस में बांधे रखता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार कर रही है। ये ब्रह्मांड जो फैल रहा है वो एक गुब्बारे की तरह फैल रहा है। जैसे गुब्बारा बड़ा होता है, उसका सरफेस एक दूसरे से दूर जाता है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड विस्तरित हो रहा है और ज्यादातर गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और वो भी प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से। दोस्तों, ये गुब्बारे वाला एग्जाम्पल एक लेवल तक ही सीमित है, क्योंकि जब गुब्बारा फैलता है तो वो बाहर हवा की जगह को घेरता है, मतलब वो उसके बाहर कुछ है उसमें फैल रहा है। लेकिन ब्रह्मांड पे ये बात लागू नहीं होती। ब्रह्मांड असल में खुद में ही फैल रहा है। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि तो फिर ब्रह्मांड के छोर पे क्या है और उसके बाहर क्या है जिसमें वो फैल रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर जाके उस वीडियो को जरूर देखें और जाने कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है या क्या उसका कोई संभावित छोर भी है या नहीं। और हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।